हेलो फ्रेंड्स, तीसरे वर्ष की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल अपराध के बारे में। बाल अपराध वह अपराध है बच्चों के द्वारा या बालकों के द्वारा किया गया वह अपराध है जो सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हैं। समाज के द्वारा जो नियम, रीति रिवाज, तौर तरीके जो बनाए गए हैं उनको न मानना या उनका विरोध करना या उनके विरुद्ध कार्य करना, वह आता है बाल अपराध के अंतर्गत। जैसा कि चोरी करना है, डकैती करना है, लूटमार करना, मारपीट करना, आत्महत्या करना, किसी को दूसरों को मार देना, इसके अलावा झूठ बोलना, यौन शोषण करना, ये सारे जो आते हैं वो सब आते हैं काम बाल अपराध के अंतर्गत। यानी कि चोरी करना, मारपीट करना, शराब पीना, आदि, ये सारे जो भी आते हैं वह सब आते हैं बाल अपराध के द्वारा। बाल अपराध जो बालकों के द्वारा किया जाता है वह उसके पीछे कई ऐसे रीजन होते हैं जिनको हम नकार नहीं सकते कि उन्हीं के कारण, यानी कि हमारे आसपास के सामाजिक कारण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसी के कारण बाल अपराध किया जाता है। ये नहीं है कि बच्चा जन्म से ही या कि वो उसको किसी ने सिखाया उस कारण ये बाल अपराध नहीं किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका कारण है, कारण पर हम दृष्टि डालें तो सबसे पहला कारण है आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण आप जानते हैं आनुवंशिक गुण क्या होता है कि जो गुण अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से अपने बच्चों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहते हैं आनुवंशिक गुण। तो पहले के जमाने में ये कहा जाता था कि जैसे माता पिता होते हैं या जैसा परिवार होता है तो उसके बच्चे जो होते हैं वह भी उन्हीं के जैसे जन्म लेते, उनके अंदर भी वही गुण आते हैं, तो उसको कहते हैं आनुवंशिक गुण। तो आनुवंशिकता का कारण, अगर किसी के ये जो बातें होती थी वह पहले के जमाने में होती थी कि अगर बच्चे के माता पिता या उनका परिवार आगे से आगे चला आ रहा है, जैसे कि पारंपरिक जो परंपरा होती है वह चली आती है, अगर उनके घर में अगर वह चोरी का काम करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे जन्म लेंगे तो वह भी जन्म से ही उनके अंदर चोरी करने के गुण उपस्थित होते हैं, तो वह बड़े होकर उसी कार्य की ओर प्रगत होंगे, यानी कि उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में उनके माता पिता चलते हैं, तो वह कहलाते हैं आनुवंशिक कारण। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण कि परिवार, जो हमारा परिवार है उसका वातावरण कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है बाल अपराध, कि हमारे परिवार का जो वातावरण है वह किस तरह का है। जैसे कि कई परिवार ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ होते मतलब टूटते हैं, पूरी तरह टूट चुके होते हैं, कुछ परिवार होते हैं जो अर्ध टूटे हुए होते हैं, कुछ होते हैं जो अपराधी के तरीके के होते हैं, कुछ किसी में बड़ा परिवार होता है, किसी में पक्षपात का क्षेत्र रह जाता है। तो यानी कि इसके ये रीजन होते हैं कि परिवार में जैसे अगर बड़ा परिवार है तो उसमें कई बार होता है कि कुछ बच्चों को मतलब प्यार मिल पाता है बड़ों का, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है, यानी कि कुछ बच्चों की तरफ पूरी तरह ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बड़ा परिवार होते, बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के कारण उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, तो उस कारण भी उन बच्चों में हीन भावना आ जाती है।
जिसके कारण वह बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कह सकते हैं अपराधी जो परिवार होते हैं, यानी कि जो अपराध कर चुके होते हैं, यानी कि गलत रास्ते में चल रहे होते हैं, उन्हीं परिवार के बच्चे वापस उसी दिशा में अग्रसर होते हैं। फिर ऐसे के ऐसे आता है जैसे पक्षपात का क्षेत्रक है, यानी कि टूटता परिवार कह सकते हैं, या टूटा हुआ, जैसे कि टूटता परिवार जिसमें कि माता पिता दोनों अलग हो चुके होते हैं, साथ में न रहकर अलग रहते हैं, तो उनके भी बच्चों पर उस चीज का बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण वह हम कह सकते हैं तनावपूर्ण होने के कारण बाल अपराध की ओर कदम रखते हैं। तो इस तरीके से पारिवारिक में भी कई ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण बच्चे बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसमें कि टूटता परिवार कह सकते हैं, अपराधी परिवार, ठीक है, पक्षपाती परिवार, पक्षपात, बड़ा परिवार, ये सारे रीजन होते हैं जो कि बाल अपराध के कारण बनते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण यानी कि शरीर से रिलेटेड जो कारण होते हैं वह, यानी कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके कारण बच्चों में जो मानसिक और शारीरिक रूप से तो वह अग्रसित या उनका विकास नहीं हो पाता है, लेकिन यौन विकास उनका बहुत जल्दी से हो जाता है। उम्र के मुताबिक उनका यौन जो विकास होता है, यानी कि यौन ग्रंथियां जल्दी से विकसित हो जाती है, तो उसके कारण उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वह बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जैसे कि हमारे अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण शारीरिक रूप से कोई ना कोई क्षति या कमी कह सकते हैं हम, जो बच्चों में या मानव में रह जाती है। उस कमी को छुपाने के लिए या उन कमी से तनावपूर्ण होकर या उन कमी से ग्रसित होकर मनुष्य अक्सर बाल अपराध की ओर या किसी अपराध करने की ओर अग्रसित हो जाता है। तो शारीरिक विकास जो होता है या शारीरिक जो कारण है वह भी एक तरीके से बाल अपराध का कारण बनता है। उसके बाद आता है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जिसके अंतर्गत आती है गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, ये सारे आते हैं आर्थिक कारण के, यानी कि आर्थिक स्थितियां किसी भी परिवार की या किसी भी की जाति के लोगों की अपनी आर्थिक स्थितियां, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ बेरोजगार होते हैं जिनके पास काम करने के लिए कोई भी साधन नहीं होता है। तो ये जो रीजंस होते हैं वह आते हैं आर्थिक कारण के अंतर्गत, जिसमें कि जैसे कि जो गरीबी है, तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनके माता पिता या कह सकते हैं कि उनके परिवार के सदस्य उनको अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उन इच्छाओं की जो वो अपूर्ति रह जाती है उसकी पूर्ति को करने के लिए वह कई बार या कह सकते हैं उनकी कमी के कारण, उन शिक्षा की कमी के कारण वह बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे कैसे हम ले सकते हैं कि अमीरी को, जैसे कि जिस तरीके से जो गरीब बच्चे होते हैं उनको वह शिक्षा या हम कह सकते हैं जिस तरीके से का पालन पोषण नहीं मिल पाते हैं, उसके ही विपरीत अमीर जो बच्चे होते हैं उनको मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा उनको वो छूट है या शिक्षा है, किसी भी तरीके की छूट है, आजादी है, वह मिल जाती है, तो उस आजादी का वह गलत उपयोग करते हैं। डिस्को में जाना है, क्लबों में जाना है, शराब पीना, सिगरेट पीना, और कह सकते हैं कि जैसे जो उनके मित्र होते हैं या मित्र मंडली होते हैं वह अच्छी नहीं, उनका जो साथी है वह अच्छा नहीं होना, यानी कि वह मर्जी से घर पे रात को देरी से घर पे आना,
अपनी मनमानी करना, ये सारे अंतर्गत आते हैं अमीर बच्चों के अंतर्गत। यानी कि उनपे किसी तरीके का कोई भी अनुशासन या कह सकते हैं कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती है, यानी कि उनको अनुशासित करके नहीं रखा जाता, उनको पूरी तरह आजादी दे रखी होती है। तो उस कारण भी कई बार होते हैं कि वह अब बाल अपराध की ओर अग्रसर कर जाते हैं। और इसके अलावा आते हैं जैसे कि बेरोजगारी, मैंने बताया, तो बेरोजगारी जिनके पर लोगों के पास काम करने के लिए कोई किसी भी तरह का धंधा वगैरह नहीं होता है, या कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से उनको वो अपना खाना पीना है कि किसी तरह का अपना भरण पोषण नहीं कर पाते, तो उसके कारण भी, उस तनाव के कारण भी वह कई बार गलत रास्ता अपना लेते, अपने बच्चों का या अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, ये सारे आते हैं आर्थिक कारण, यानी कि आर्थिक कारण ऐसा होता है जो कि हमारे बाल अपराध के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण यह होता है कि किसी भी तरीके से समाज में या सांस्कृतिक रूप से मनोरंजन नहीं होना। बाढ़ जो होता है, समाज में हम जाते हैं तो वहां पे हमारा कह सकते हैं ऐसा कि पतन होना, या समाज के लोगों के द्वारा हमको अच्छे नजरिए से नहीं देखना किसी भी कारणवश से। और सांस्कृतिक कारण के दौरान जैसे कि मनोरंजन नहीं होना, कि कोई भी जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वह नहीं होना, सारे दिन घर में रहना, रोजाना एक के एक कार्य या हमारी जो दिनचर्या होती है वह एक के एक शेड्यूल बना होने के कारण भी कई बार कई लोगों के मस्तिष्क जो कह सकते हैं, मस्तिष्क जो कल्पना होती है वह वहीं पे सीमित रह जाती है, यानी कि वह मस्तिष्क रूप से यानी कि दिमागी तौर पर वह उन बातों से ग्रसित हो जाते हैं, जिस कारण वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी बाल अपराध का कारण बन चुका है। फिर एक और आता है इसके बाद विद्यालय की दूरी। विद्यालय वातावरण कह सकते हैं या जिसके अंतर्गत आता है कि घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी, बालकों पर ध्यान न देना, विद्यालय से घर की जो दूरी होती है, यानी कि जो दूरी बनी रहती है, घर अगर घर पास में ही होता है, विद्यालय के स्कूलों के अगर पास में होता है तो उस बीच रास्ते में जल्दी से वह घर तक स्कूल तक पहुंच सकते हैं और स्कूल से समय पर घर पे आ सकते हैं। लेकिन अगर विद्यालय और घर के बीच में दूरी ज्यादा होने के कारण भी कई बार होता है कि उस जो दूरी डिस्टेंस है घर की और स्कूल की, उस बीच कई बार ऐसे हमें मित्र मिल सकते हैं, या कह सकते हैं उस बीच कई बार हमको ऐसी गलत शिक्षा भी मिल जाती है या साथ मिल जाता है, जिसके कारण हम अपराध की ओर चले जाते हैं। फिर आता है बालकों पर ध्यान न देना, या फिर बालकों की जो स्कूलों में है, शिक्षकों के द्वारा बालकों की जो रुचियां होती है उस पे ध्यान नहीं देना। कि बच्चों को जब हम बच्चे स्कूल में आते हैं तो शिक्षकों का महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक तरीके से फर्ज होता है कि उनको उनकी क्या रुचि, उनको किस चीज में अच्छा लगता है, उनको किस तरीके से हमें शिक्षा देनी चाहिए, उनका ध्यान अपनी ओर किस तरीके से आकर्षित करना चाहिए, उनको कैसा माहौल चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब ये सारी इच्छाएं स्कूलों में पूरी, कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो कहते हैं कि पापा आज हमको, मम्मी हमको स्कूल में खिलाया नहीं है, गेम्स पीरियड्स नहीं होते,
कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाया जाता है, प्रैक्टिकल लैब में नहीं ले जाया जाता है, जैसे कह सकते हैं कि खेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की सारी रुचियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल है, कॉलेजेस है जाने की कोशिश करते हैं कि हाँ आज हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारे अच्छा गेम्स होगा, या हमको आज कंप्यूटर लैब में ले जाया जाएगा या प्रैक्टिकल लैब में ले जाया जाएगा। तो उस रोजाना एक के एक शेड्यूल बनाने से कि एक के एक जो गतिविधियां चलती रहती है उससे बच्चे क्या, आज हम भी अगर हमारे साथ भी वह रेगुलर एक के गतिविधि चली आएगी तो हम भी उस गतिविधि से परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बालकों पर भी उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। वैसे के वैसे है शिक्षकों का जो आचरण, अभी मैंने बताया कि उन बच्चों जो शिक्षक होते हैं उनका आचरण बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा मित्रता वाला होना बहुत जरूरी है। यानी कि समय समय पर उनसे दोस्ती भी रखनी चाहिए और समय समय पर उनके गुरु बन के भी रहना चाहिए। ये नहीं है कि उनपे हर तरीके से अंकुश बनाए रखे या उनको डरा के रखे। प्यार की जगह प्यार भी करना चाहिए और डर की जगह डर भी रखना चाहिए। उनके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए। ये सारे आते हैं विद्यालय वातावरण के अंतर्गत। अगर विद्यालय वातावरण, ये जो मैंने रीजन बताए हैं, शिक्षकों का व्यवहार, ये सारे जो मैंने विद्यालय वातावरण के अंतर्गत बताए, ये सारे जो रीजन है वह भी बाल अपराध की और बच्चों को अग्रसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है 7वां, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जिसमें कि हम कहते हैं कि इलेक्शन में वो खड़े करना, जैसे कि कॉलेजेस में होते हैं जो कि छात्र संघ होते हैं, उनमें बच्चों को इलेक्शन किए जाते हैं तो उनमें बच्चों का कई तरीके से यानी कि किसी भी रूप से उनका उपयोग किया जाता है। उनको जैसे कि नाश्ते का, खिलाने पिलाने का, उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से कि उनको दिलासा दिया जाता है कि हाँ तुमको अच्छा सा खाना खिलाएंगे, जो तुम कहोगे करेंगे। उनको कई बार रुपए भी दिए जाते हैं कि हाँ जाओ के प्रचार करो, प्रचार करने के लिए। तो इस तरीके से जो राजनीतिक कारण है वह भी बाल अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार होते हैं कि लोग इस तरीके से अपने लीडर के लिए बलिदान दे सकते हैं, या कह सकते हैं इतने समर्पित होते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए, मारपीट करने के लिए, कहते हैं हड़ताल वगैरह होती है, मारपीट करते हैं लोग कई बार। तो ये सब किस कारण होता है, ये सब इसी के जुलूस निकाला जाता है। तो ये सारे जो कारण आते हैं वह राजनीतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कारण भी वह जो लोग होते हैं जो सही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन लालच के कारण उनको कई बार रुपए देकर या उनको बड़ी बड़ी बातें कर कर उनको गलत रास्ता बताकर उनको इन सब में इंक्लूड किया जाता है। तो उसी के कारण वह बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आता है हमारे मन की जो व्यथा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे बुद्धि है, अनुशासन है, हीन भावना है और बार बार असफलता होना, संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक रोग, ये सारे जो आते हैं वो आते हैं मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। मानसिक रोग, संवेगात्मक अस्थिरता, बुद्धि है, मानसिक रोग है, संवेगात्मक अस्थिरता है, अनुशासन, इत्यादि, ये सारे आते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत। बुद्धि, जैसे कि कई बार होते हैं कि कई बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी अपनी उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अंतःस्रावी कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो
पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती, तो उसके कारण उनमें कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मानसिक रोग यानी कि मस्तिष्क का रोग, मानसिक रूप से वह रोगी होते हैं, यानी कि जिसको कह सकते हैं पागलपन वगैरह, तो उसके कारण भी कई बार वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता, यानी कि मैंने आपको बता चुकी हूँ संवेगात्मक क्रियाएं मैंने बताई है, जैसे कि क्रोध आना, ईर्ष्या होना, डर, भय, ये सारी जो आती है, गुस्सा, ये सब आते हैं संवेगात्मक के अंतर्गत। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वह हमारे अंदर किसी न किसी रूप से स्थित होती है। तो किसी भी रूप से जब हमारे अंदर ये चीजें हावी हो जाती है, संवेगात्मक जो क्रिया है हावी हो जाती है, तो उसके कारण भी हम कई बार गलत रास्ते की ओर विकसित हो जाते हैं। फिर आता है अनुशासन, यानी कि हद से ज्यादा अनुशासन उस लिमिट तक रखना चाहिए कि जहां तक बच्चा हमारी नजर से बाहर न जाए या गलत रास्ते पर न चले। उसको इतना भी उसके ऊपर अनुशासित नहीं होना चाहिए कि उसको इतना अनुशासन में नहीं रहना चाहिए, उसकी जो भावनाएं है यानी कि उसकी जो इच्छा है वह अंदर ही दबकर मर जाए, या वो अंदर कुछ गलत तरीका अपना ले। तो ये सारे जो रीजन है वह सब आते हैं मनोवैज्ञानिक कारण के अंदर। तो मनोवैज्ञानिक जो कारण है वह भी आता है आपके बाल अपराध के अंतर्गत। तो मैंने आज आपको बताया आनुवंशिक कारण, पारिवारिक कारण, शारीरिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, विद्यालय वातावरण, राजनीतिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। ये मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, यानी कि 8 कारण ऐसे बताए हैं जिसके अंतर्गत हमारे आसपास के जितना भी वातावरण है या कि जितने भी कारण है जो कि बाल अपराध की और बच्चों को अग्रसित करते हैं या इंसान को अग्रसित करते हैं, वह सब इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमें कुल मिलाकर बच्चों को या हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनका यह कर्तव्य या फर्ज बनता है कि बच्चों को किसी भी तरीके से ऐसी शिक्षा या गलत रास्ता न बताया जाए जिसके से कि वह बाल अपराध की ओर अग्रसित हो। यानी कि इन सब में हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इन सारे कारणों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे किसी भी रूप से किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर नहीं जाए और हमारे समाज से बाल अपराध को मिटाया जा सके। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।